हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिनेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास। जियोग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फुल लेसन जो एनसीईआरटी का जो फुल लेसन है उसको आज डिस्कस करेंगे हम लाइन बाय लाइन हम उसको देखेंगे और खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से जाने वाला है और आप इसकी लाइन टू लाइन देखिए और हो सके तो इसके नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके और एग्जाम में अच्छे से आप लिख सके। आइए चलते हैं लेसन की तरफ। संसाधन एवं विकास। क्या है संसाधन? संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है? संसाधन रिसोर्सेज इंग्लिश में बोलते हैं और विकास डेवलपमेंट होता है। संसाधन क्या होता है? बेसिकली जो भी चीजें हम डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं वो सभी संसाधन है। गांव में हम या फिर शहर में हो या स्कूल में हो या फिर कहीं पर भी हो, जिन भी वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं उन सभी को संसाधन बोलते हैं। चाहे अपना पेन है, नोटबुक है, या फिर कोई ट्रेन है, या फिर कोई बस है, या फिर कोई फ्लाइट है, या फिर हम वाटर है, या फिर जो अपनी जमीन है, सोयल है, ये सब चीजें क्या है? संसाधन है। दूसरी चीज, दूसरा वर्ड है उसका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से उसका मतलब क्या है? विकास। भी इन सभी चीजों का विकास कैसे हुआ और इन सभी चीजों का आगे विकास कैसे करना है, इन सभी वस्तुओं का आगे किस तरीके से हम विकास करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले से हम चलिए, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव शहरों में संसाधन है, हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। मतलब कि जो भी चीजें आर्थिक दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और सांस्कृतिक रूप से जो मान्य है वो एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। ठीक है। मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब कि मानव भी क्या है? एक स्वयं में एक संसाधन है ना। मानव का भी संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो बेसिकली संसाधन क्या है? जो भी हम चीजें जो डेली लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी वस्तु है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु है, उसको हम संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन आदमी क्या करता है? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके क्या कर रहा है? उन सभी संसाधनों को कन्वर्ट कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका प्रयोग कर रहा है। उसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, ट्रेन, बस, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन सब का आप एग्जांपल ले सकते हो। आगे जो संसाधन है उनको किस प्रकार से बांटा गया है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो पहला पार्ट है उत्पत्ति के आधार पर। कोई भी जो संसाधन है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, उसके आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे जैव और अजैव। जैव का मतलब क्या है? जो बायो है, जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर लाइफ है। अजैव जिसके अंदर लाइफ नहीं है। जैव का एग्जांपल आप ले सकते हो, जो भी वन्य जीव है अपने इकोसिस्टम में, जो भी वन्य जीव प्रेजेंट है। ठीक है। तो अजैव जो जिसके अंदर जीवन नहीं है। जीवन जिसके पेट्रोलियम पदार्थों का आप नाम ले सकते हो, हवा को बोल सकते हो, और पानी को बोल सकते हो, कोयले को बोल सकते हो, पहाड़ों को बोल सकते हो। ये सब क्या है? इनके अंदर जीव नहीं है। दूसरी चीज समाप्ति के आधार पर, मतलब कि कोई चीजें कितनी जल्दी खत्म हो जाएंगी और कितनी जल्दी उनको बनने में टाइम लगेगा, कितना टाइम बनने में लगेगा और कितनी जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, उनके उसके आधार पर। मतलब कि नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य का मतलब क्या हो गया? जिनको हम रिन्यूएबल बोलते हैं ना, दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। और अनवीकरणीय योग्य जिनको हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर पेट्रोल आ गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सभी क्या है? एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हम इनको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो नवीकरणीय योग्य में कौन आता है? नवीकरणीय योग्य में रिन्यूएबल में आता है अपना जो भी सूर्य का प्रकाश है और पानी है। ये सभी चीजें क्या है? इनको हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तीसरा आता है इसके स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसको हमने किस किस ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आइए देखते हैं। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय।
व्यक्तिगत मतलब कि जो पर्सनल संसाधन है, जो एक व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए प्रयोग करता है। सामुदायिक जो समूह के लिए, जिस तरह अपना तालाब है, कुएं वगैरह हैं, वो सब क्या सामुदायिक है ना। और व्यक्तिगत है जो व्यक्ति की पर्सनल चीजें हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब कि जो एक देश के लिए है, और अंतरराष्ट्रीय क्या है, जो एक देश से दूसरे देश में डिवाइड हो रखी है। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर पर के आधार पर किस प्रकार डिवाइड करेंगे हम। संभावी, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। संभावी भंडार में कौन सा हो गया, मतलब कि जिसकी संभावना है, आगे फ्यूचर में जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, उसको हम संभावी बोल सकते हैं। विकसित भंडार जो मतलब कि बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं, ऑलरेडी अपने पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। और संचित कोष, संचित कोष का मतलब क्या है, जो प्रचुर मात्रा में संचित है लेकिन अभी हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते, तभी टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी के बाद हम संचित कोष को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक चार्ट के रूप में आगे दिखाया गया है। जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है। जो प्राकृतिक नेचुरल है, जिसको प्रकृति ने बनाया है, और मानवीय जो हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने बनाया है, उसको हम मानवीय बोलेंगे। प्राकृतिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक को डिवाइड किया हुआ आगे दो पार्ट में, नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब कि रिन्यूएबल, और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं उसको नवीकरणीय योग्य बोलते हैं। अनवीकरणीय जिसको हम दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नवीकरणीय योग्य में कौन कौन से आते हैं, फिर दो आते हैं, सतत अथवा प्रवाह है और जैव। जैसे अपना पवन है और जल है, इसको बोलते हैं हम नवीकरणीय योग्य। और जैव के अंदर क्या होता है, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। सॉरी, नवीकरणीय, अनवीकरणीय योग्य में मैंने पहले बताया था आपको, नवीकरणीय योग्य ऑलरेडी अपना पवन और जल है और सूर्य का प्रकाश है, और अनवीकरणीय जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको अनवीकरणीय बोलेंगे। इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में आ गया अपना जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या पुनः चक्रीय, जैसे लोहा वगैरह है, इसको हम क्या दोबारा यूज कर सकते हैं ना। और अचक्रीय जैसे जीवाश्म, फॉसिल फ्यूल्स है, उसको इस कैटेगरी में आते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो अपना पेट्रोलियम, डीजल वगैरह आ गए, तो वो सभी अचक्रीय हैं। मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। मानवीय में भी आगे दो प्रकार में डिवाइड किया हुआ है। एक तो संरचनाएं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया हुआ है। दूसरी चीज, किसी भी चीज की जो मात्रा है और उसकी क्वालिटी है। आइए अभी हम पढ़ते हैं इसके संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक। जैव संसाधन मतलब कि जिसके अंदर जीव है, अजैव संसाधन जिसके अंदर जीव नहीं है। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। मतलब जितने अपने पशु हैं, पक्षी हैं, मछलियां हैं, और जितने भी प्राणी हैं जिसके अंदर जीव है, जो सांस लेने वाले हैं, इसके अंदर मनुष्य हो गया। अजैव संसाधन क्या है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जिस प्रकार अपनी चट्टानें हैं, धातु हैं, जिसके अंदर मतलब कि जीव नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक। समाप्यता के आधार पर, मतलब कि कोई भी जो संसाधन है वो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, या फिर हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, उसके आधार पर हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। नवीकरणीय योग्य संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः योग्य संसाधन कहा जा सकता है। मतलब कि ये वो संसाधन होते हैं जिनको हमें केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा या रिएक्शन द्वारा हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से अपनी क्या है, सूर्य का प्रकाश है और पवन ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को सोलर प्लेटों के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जिसको हम अच्छे से घर अपने जो जरूरतें हैं पूरी कर सकते हैं। उसके बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा को भी हम विभिन्न फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पवन ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका हम प्रयोग ऊर्जा के लिए अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कर सकते हैं। जल, वन व अन्य जीवन। ठीक है, जो विकसित संसाधन है, विकसित संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब कि सर्वेक्षण किया जा सका है और उनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्योंकि जो क्वालिटी है ना वो डिफाइन की जा सकी है भाई। जैसे कि कुछ कोयले के भंडार हैं, कुछ सोने के या फिर कुछ धातुओं के भंडार हैं, भी ये यहाँ पे सही मात्रा में प्रस्तुत हैं, और हम उनको, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। सतत और प्रवाह संसाधनों का मतलब जो सस्टेनेबल है,
मतलब कि जिसको हम आगे जो भविष्य की पीढ़ियों हैं उनको उनकी जरूरतों को देखते हुए हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है इसमें, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। दूसरा पार्ट है इसका अनवीकरणीय योग्य, जिसको हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते। ये वे संसाधन है जो एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के का मीनिंग क्या है, मतलब कि लंबे टाइम से जो अपनी जमीन के अंदर, धरती के अंदर, सोइल के नीचे काफी टाइम बाद उनका प्रोडक्शन होता है। जैसे कुछ धातुएं हैं और फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे बनते हैं, तो हजारों साल पहले क्या हुआ था, एक जो प्रोसेस हुई थी जिसके कारण धरती के ऊपर उथल पुथल हो गई थी और पूरे के पूरे जितने भी अपने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो जमीन के नीचे दब गए थे और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे टाइम के साथ फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, जिसका आज हम प्रयोग कर रहे हैं। जिसमें क्या है अपना पेट्रोल है, डीजल है, कोल है और कोयला वगैरह है, सब कुछ हम किसके अंदर आते हैं, जीवाश्म ईंधन के बाद। तो बच्चों हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना। जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, एक बार जल गया, एक बार जलने के बाद हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। और इसके अंदर दूसरी चीज क्या आती है, धातुएं। धातुएं भी पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है और एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। जो मेटल्स है, मेटल को हम रीयूज कर सकते हैं। ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, चार कैटेगरी इसकी बनाई हुई है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन कौन से हो गए, वे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में सरकारों को लगान चुकाते हैं। किसानों के पास अपनी खुद की जमीन है ना, वो क्या है, पर्सनल है। गांव में बहुत सारे लोग भूमि के स्वामी होते हैं, बहुत से लोग भूमि होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, ग्रामों अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। मतलब कुछ लोगों के अपने खुद के चरागाह होते हैं, उसके खुद के बाग होते हैं, खुद के तालाब होते हैं, खुद के कुएं होते हैं। वो सभी क्या है, पर्सनल संसाधन है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए, हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आता है अपना स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की जो शामिलात की भूमि होती है ना, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, ये सभी क्या नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ये क्या स्वामित्व के आधार पर वाले संसाधन है जो गाँव के लिए कॉमन होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले, देश में जितने भी संसाधन है ना, वो राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। भाई जो भी व्यक्तिगत संसाधन है उसको आम जनता के हित के लिए प्रयोग कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। अपने ही खेतों में बनाई जाती है ना, जो नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, सड़कें हैं, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है, सरकार है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और जो समुद्र के अंदर है 22.2 किलोमीटर तक, समुद्र की जो सीमा है ना अपनी, वहां से 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, वहां तक भी किसका अधिकार है, अपने जो देश का अधिकार है। इसमें सब पाए जाने वाले, उसके अंदर जो समुद्री सीमा के अंदर कुछ भी मिलेगा, मत्स्य है, जो भी मछलियां हैं, या फिर कोई तेल मिलेगा, वो सब कितना किसका है, अपना राष्ट्रीय संपदा है और राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जो अपनी 200 समुद्री मील की दूरी है ना, उससे आगे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। जो अपनी ये है राष्ट्रीय संसाधन है, जहाँ पे हमने जिक्र किया था समुद्री मील। समुद्री मील जो इसकी टोटल लेंथ है, कहाँ से, अपने गुजरात से लेके और उस साइड में कहाँ तक, कोलकाता से आगे उड़ीसा तक, वहां तक की जितनी भी लंबाई है, कितनी है, 1716 किलोमीटर है। और उससे अंदर की तरफ 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र होगा। तो वहां पे कुछ भी मिलेगा, जैसे तेल हो गया या फिर खनिज पदार्थ हो गए, वो सभी किसकी अपनी सरकार की संपदा है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक जो भी संसाधन मिलेंगे
उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसका अधिकार रहेगा और उसकी सहमति के बिना उसको हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र है से हिंद महासागर तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। तो मैग्नीज ग्रंथियां है ना, वहां मिलती हैं जो हिंद महासागर की तलहटी में, और कुछ क्षेत्र भारत के पास है उसका। विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर क्या है, संभावित संसाधन। ये कौन से संसाधन होते हैं, ये वो संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण क्या है, हम वहाँ पे विकास नहीं कर पाए हैं। उस पवन को हम और सौर ऊर्जा को बहुत मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन हम उसको सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर सकते। किसके अभाव में, टेक्नोलॉजी के अभाव में। तो वो क्या है, संभावना है, मतलब आगे अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, संसाधन अपने पास रिसोर्सेज रहेंगे तो उससे क्या कर सकते हैं हम, वहां पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। किसको, पवन ऊर्जा को और सौर ऊर्जा को निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम वहां से हम निकाल सकते हैं। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, ये भी संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनको उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि हमने उनको फिक्स कर लिया, उनकी क्वालिटी का टेस्ट किया जा चुका है और उनकी जो मात्रा है वो भी निर्धारित की जा चुकी है भी, यहाँ पे कितने भंडार हैं। जिस प्रकार अपने कोयले के भंडार हैं, सोने के भंडार हैं और धातुओं, कुछ स्पेशल धातुएं हैं अपनी, उनके भंडार हैं, उनको क्या किया जा चुका है, फिक्स किया जा चुका है अभी यहाँ पे इस जगह पे इतने इसके भंडार अवेलेबल हैं। बस उनको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमें निकालने की जरूरत है, प्रयोग करने की जरूरत। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के तौर पर जल जो दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इसके उद्देश्य इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। क्या मतलब हुआ, हम भंडार का मतलब हमारे पास बहुत से भंडार है। जिस प्रकार जल है, जल में दो गैसें होती है, एक हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, हाइड्रोजन गैस के अंदर तो बहुत एनर्जी है, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम उसको मतलब कि एक साथ प्रयोग कर सके। संचित कोष, संचित कोष कौन सा होता है, यह संसाधन भंडार का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। क्यों आरंभ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका उपयोग क्या करेंगे, हम भविष्य में करेंगे, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करेंगे। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है क्योंकि इसका हम सस्टेनेबल टाइप से प्रयोग कर रहे हैं। जो आगे भावी पीढ़ी है उसके लिए हम इसको बचा के रख रहे हैं। फिर आता है अपना संसाधनों का, ये था अपना संसाधनों और उसके प्रकार। अभी आता है अपना संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध प्रयोग किया जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। में जो संसाधन है अपने पास अवेलेबल हुए, जिस प्रकार पेट्रोलियम है, कोयला है, इन सभी का क्या करते रहे, हम कंटिन्यूस प्रयोग करते रहे। कंटिन्यूस प्रयोग करेंगे तो किसी भी चीज को क्या होगा, खत्म होगा, या फिर उससे क्या है, जो प्रदूषण की समस्याएं वो पैदा हो गई। आइए हम पढ़ते हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से पैदा हुई है। कुछ व्यक्तियों ने क्या किया, लालच और संसाधनों का ह्रास किया। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिसे समाज में दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जिसे जो ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम है ना, जो संकट है वो पैदा हो गया। जिस प्रकार भूमंडलीय तापन है, ओजोन परत डिप्लीशन है, जो ओजोन परत है वो खराब हो रही है अपनी, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी समस्या आ रही है, और क्या, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, इसकी समस्या खड़ी हो। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों या देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है, जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, भूमंडलीय तापन है, अगर हम इसी प्रकार से जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों गैस छोड़ती रही और CO2 का एमिशन ऐसे चलता रहा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहेगा और विश्व का तापमान बढ़ता रहेगा। उससे क्या, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं
वो पिघल जाएंगे और जो समुद्रों के किनारे छोटे छोटे नगर बसे हुए हैं वो पानी में डूब जाएंगे। दूसरी चीज क्या, ओजोन परत का जो डिप्लीशन है, अगर हम एरोसोल स्प्रे वगैरह इस प्रकार से छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगी, ओजोन परत है जो अपना कवच, सुरक्षा कवच भी बोलते हैं ओजोन परत को, वो खत्म हो जाएगी। और वो खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे क्या है, बीमारियां पनपने लग जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाएगा और भूमि का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संसाधनों की उपयुक्त योजना, मतलब कि सस्टेनेबल रूप से हमें प्रयोग करना पड़ेगा। क्या है सस्टेनेबल विकास, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है क्या सतत पोषणीय विकास, क्या होता है सतत पोषणीय विकास, होता है कि हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हम संसाधनों का प्रयोग कर सके। किस प्रकार प्रयोग करें ताकि वो आगे भावी पीढ़ी के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो भंडार है सुरक्षित रहे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। संसाधनों का विकास किस प्रकार करेंगे, तो जो संसाधन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक क्या हुआ था, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, 1992 में ना रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसके बारे में क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं हम पढ़ेंगे। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। जो रियो डी जेनेरियो है, जो ब्राजील का एक शहर है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ है। उसके अंदर पूरे के पूरे विश्व की जो समस्याएं थी, पर्यावरणीय समस्याएं थी, ओजोन लेयर की जो समस्या थी और जो संसाधनों की समस्या थी, जो डेवलपमेंट था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, उसकी जो समस्याएं थी उसके बारे में डिस्कशन किया गया था और 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जो जलवायु परिवर्तन है और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो जेनेरियो में सम्मेलन जो भूमंडलीय वन सिद्धांत है ना, उस पर सहमति जताएगी और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दी। एजेंडा 21 क्या था, इसमें कुछ मुद्दे थे भाई, इन मुद्दों को हमें क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा और प्रत्येक देश को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि हम पूरा विश्व मिलके जो आगे आने वाली समस्याएं हैं उनको फेस कर सके और पूरे के पूरे विश्व को जो समस्याएं हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है या पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं और विकास का जो एक टॉपिक लेके आए थे वो विकास हो, उसको हम आगे चला सके। तो एजेंडा 21 क्या था, यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय स्थित पोषणीय विकास हासिल करना था। ये एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन, संसाधनों का नियोजन से क्या मतलब है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, मतलब उनका अच्छी प्रकार से उपयोग करना, मैनेज करना उनको। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, विविधता का मतलब क्या, डाइवर्सिटी है, अलग अलग है, यहाँ पे इतने प्रकार के संसाधन हैं, हमें किसी दूसरे देश के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रकार का संसाधन अपने पास अवेलेबल है। और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो बहुत से संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण जो अपना झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या है, खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है। मतलब कि भारत में जो अलग अलग स्टेट है, एक एक स्टेट में क्या है, किसी स्टेट में किसी प्रकार की प्रचुरता है तो किसी स्टेट में किसी प्रकार की प्रचुरता है। एक प्रदेश में
को किसी दूसरे से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो एक प्रदेश में किसी एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, तो दूसरे संसाधनों की उसके वहां पे कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश संस्कृति विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। जो भी संसाधन है उनका नियोजन जरूरी है। किस लेवल पे? राष्ट्रीय लेवल पे, प्रांतीय लेवल पे, प्रादेशिक लेवल पे और स्थानीय स्तर पर। स्थानीय मतलब कि जो ग्रामीण लेवल पर, वहाँ पे संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना भाई एक जगह तेल ही तेल रहे, एक जगह खनिज पदार्थ रहे, एक जगह वायु और जल ही मिलता रहे। मतलब कि सभी को उनको डिवाइड करना पड़ेगा ना। एक के पास ये चीज है तो दूसरा उसको ट्रांसफर कर दे। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना है। दूसरा क्या है? इसके अंदर संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन नियोजन जो ढांचा है तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं के समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए थे। मतलब कि भारत में जो संसाधन नियोजन है वो एक जटिल प्रोसेस है। जटिल प्रोसेस क्यों है? कि भारत एक गांव में बटा हुआ है। भारत की जो 80% जनता हो गांव में रहती है, और गांव में इस प्रकार की जो जागरूकता नहीं है। दूसरी चीज क्या है? लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। अवेयर ना होने के कारण, और जो विभिन्नता है, विभिन्नता इस प्रकार से फैली हुई है भी। एक जगह पे अलग प्रकार के संसाधन है, दूसरी जगह पे उनकी कमी। दूसरी जगह पे किसी प्रकार दूसरे प्रकार के संसाधन है तो वहां पे अलग प्रकार की कमी है। जैसे कि इसके एग्जांपल हमने पहले लिए थे। राजस्थान में क्या पवन और सौर ऊर्जा की प्रचुरता है, तो कहीं पे सौर पवन ऊर्जा मिलती ही नहीं है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। सामुदायिक भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों द्वारा आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, यह हमें पता करना है। जो ग्रामीण स्तर पर कौन कौन से संसाधन हैं जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं और देख सकते हैं, और उनका किसका विकास हो रहा है और किसका विकास नहीं हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। ऐसा क्यों है? इस संसाधन तो है वहां पे, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है उन संसाधनों को एक विकसित रूप करने के लिए। संसाधनों को विकसित नहीं करेंगे तो उन संसाधनों को यूटिलाइज नहीं कर सकते। संसाधनों को चलाने के लिए भी तो संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे क्या है उन संसाधनों को वो डेवलप कर सके और उनके अंदर परिवर्तन ला सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। तो कोई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे संसाधन नहीं है लेकिन वो आर्थिक रूप से विकसित है। ये भी तो एक डाइवर्सिटी है ना, विभिन्नता है ना। तो उनके वो प्रदेश बताओ जहाँ पे संसाधन बहुत ज्यादा है। झारखंड और बिहार का आप झारखंड का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आर्थिक रूप से विकसित नहीं है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रत्येक विदेश विदेशी आक्रमणकारियों के ये मुख्य आकर्षण रहे हैं। जो औपनिवेशकारी आते थे, जो इस प्रकार अंग्रेज आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, तो उसका आकर्षण का केंद्र क्यों रहे? वहाँ पे प्रचुर मात्रा में संसाधन अवेलेबल थे और उन संसाधनों का प्रयोग अपने बिजनेस के लिए करना चाहते थे। औपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। मतलब कि संसाधनों का प्रयोग भी जब भी है ना। अभी कहीं पे हमें पता चल गया अभी यहाँ पे सोना है, और सोने को निकालने के लिए अगर अपने पास संसाधन नहीं है, उसको खुदाई करने के लिए वहाँ के इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे वहाँ पे, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी यहाँ पे सोने के भंडार हैं। कितना सोना है, कितना नहीं है, कितनी डेप्थ पे है, अगर वो सब इंस्ट्रूमेंट अपने पास नहीं है तो क्या फायदा।
हमें उसको सोने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस प्रकार अपने पास प्रचुर मात्रा में प्रौद्योगिकी विकास होना जरूरी है, जो टेक्नोलॉजी है वो होनी चाहिए अपने पास, तभी हम उन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार राजस्थान है वहाँ पे सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा, इसके लिए हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतने संसाधन नहीं है जिसको हम उन संसाधनों को कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए बहुत ज़्यादा पवन शक्तियाँ लगानी पड़ेगी और सोलर एनर्जी के लिए हमें सोलर प्लेटें लगानी पड़ेगी, लेकिन इतने संसाधन हमारे पास नहीं है ताकि हम उनको विकसित कर सकें। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत में इसका सबका अनुभव किया, अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर भी आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। आगे आता है अपने संसाधनों का संरक्षण। भी जो भी संसाधन है उनका कंजर्वेशन जरूरी है ना, उनको कंजर्व करना जरूरी है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका प्रयोग कर सके। आइए देखते हैं कैसे संसाधनों का हम संरक्षण करेंगे। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं को बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। उसने क्या लिखा था? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। समझ गए हो आप इस लाइन से का क्या मतलब है? पेट भरने के लिए भी यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए हमारे देश में बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। उसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति अथवा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और एक स्थान पर अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। उसके बाद क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत है ना, 1968 में 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात क्या हुआ? 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक समाल इज ब्यूटीफुल में विषय पर गांधी जी के दर्शन की और एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। समाल इज ब्यूटीफुल और क्लब ऑफ रोम दोनों बुक इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? 1968 में वुडलैंड रिपोर्ट आई। उसमें क्या किया गया? वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। वुडलैंड जो रिपोर्ट थी उसने पूरा का पूरा जो सतत पोषणीय विकास था उसके ऊपर फोकस किया। उसके ऊपर फोकस करने के बाद क्या हुआ? तो संरक्षण की यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर जो नाम की जो बुक थी और कॉमन फ्यूचर उसके नाम से प्रकाशित हुई। और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। और इस पृथ्वी सम्मेलन में इसके जो आवर कॉमन फ्यूचर बुक थी ना, इसके अंदर से काफी पॉइंट लिए गए और उनको लोगों को अडॉप्ट करने के लिए, राष्ट्रों को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित किया गया। भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? जो हमारी भूमि के अंदर रहते हैं वो संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस भूमि पे हम रहते हैं यही हब है, यहाँ पे इतने स्रोत हैं, इतने स्रोत हैं, इतने संसाधन है। इस एक्चुअली भूमि बहुत बड़ा संसाधन है और इसके ऊपर ही सारे संसाधन मिलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं है, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं हैं, सारी की सारी कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं? भूमि के ऊपर होती हैं। लेकिन भूमि का एक सीमित संसाधन जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है ना भूमि की, तो वो बढ़ती मतलब कि बहुत कम है। कैरिंग कैपेसिटी कम है, मतलब उसकी लगभग आधी जितनी कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो उसके ऊपर कितने लोग रह सकते हैं, तो उसमें से लगभग आधी को इसने ऑक्यूपाई कर लिया है।
तो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। मतलब कि ओनली 43% क्षेत्र है, बहुत कम क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के विकास के मतलब फ्लैट है, जहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं और उद्योग धंधे अपने लगा सकते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर पर्वत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय मिलता है। 43% हो गया जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, उद्योग धंधे कर सकते हैं। 30% अपना जो पर्वतीय है, और जो पर्वतीय क्षेत्र क्या करता है, जो नदियां 12 महीने प्रवाहित होती हैं उसको सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। उसके बाद क्या है, जो 27% हिस्सा क्या पठारी है। पठार और पर्वत में क्या अंतर रहता है, जो पठार रहता है समतल भूमि के ऊपर जो उभरी हुई जमीन रहती है, मतलब पहाड़ों की तरह जो रहती है उसको बोलते हैं पठार। लेकिन जो पहाड़ है वो क्या है, कंटिन्यूस उसकी श्रृंखला रहती है एक। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या है, खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। इसके बाद आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भू उपयोग संवर्ग है 1960 के जो आंकड़े, 1960 के जो आंकड़े देखोगे आप, 46.26% पर क्या था, गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र था। ये चार्ट आप देख सकते हो, इसमें और इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। 2014-15 के जो आंकड़े हैं वो कर सकते हो आप, ये घट के कितना रह गया और ये बढ़ के कितना हो गया, ये बढ़ के कितना हो गया, ये आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। भू उपयोग, भूमि का उपयोग क्या कहाँ होता है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भू संसाधनों का उपयोग कहाँ, भूमि है जो अपनी भूमि के क्या है, वन है, बहुत बड़ी मात्रा में वन है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए जो अनुपलब्ध है, जो कृषि के काम में नहीं आती है, कौन कौन सी है, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि कौन सी होती है, वो भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब कि बंजर हो गई है, बैरन हो गई है, जहाँ पे कोई पानी का स्रोत नहीं, और जो उसकी ऊपर वाली जो लेयर है ना, उसके सारे के सारे पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे उगाना मतलब कि नहीं उग सकते। गैर कृषि कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क और उद्योग, तो भूमि का कुछ पार्ट कहाँ पे लगा दिया जाता है, वहाँ पे इमारत बना दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उद्योग लगा दिए जाते हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, प्रति भूमि क्या होती है, प्रति भूमि वो भूमि होती है जिसको हम क्या करते हैं, 2 या 3 साल के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि उसके अंदर क्या है ना, पोषक तत्व दोबारा से उग जाए, पोषक तत्व दोबारा से मिल जाए और उसकी जो उर्वरता क्षमता है वो दोबारा से बढ़ जाए, उस भूमि को प्रतिभूमि बोला जाता है। तो इसके अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन कौन सी है, कुछ स्थायी चरागाह छोड़ दिए जाते हैं, अन्य कुछ गोचर भूमि होती है, विविध वृक्षों फसलों उपवनों की अधिक भूमि होती है जो शुद्ध बोया क्षेत्र में शामिल नहीं है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र जिसके ऊपर टोटल एरिया जहाँ पे कृषि की जाती है उसको शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, पर कई जगह क्या है, पानी के रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे क्या 5-5 साल हो गए जहाँ पे खेती नहीं की गई। प्रतिभूमि, वर्तमान प्रति, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई, तो उसको वर्तमान प्रति बोलते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई। तो बेसिकली प्रतिभूमि क्या है, 3 या 4 साल के लिए जहाँ पे खेती नहीं की जाती है उसको प्रतिभूमि बोलते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया, ये जो सारी की सारी जो डेफिनेशन है यहाँ पे जो दिए गए हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो सकल कृषि क्षेत्र क्या है, वो जो भूमि है जो एक बार से अधिक बार बोई गई है, मतलब कि साल में क्या किया हमने, एक बार फसल की, उसके बाद वहां पे 6 महीने से 6 6 महीने में 2 बार फसल करते हैं, तो वो क्या हो गया, दो दो बार हो गया। तो दूसरी बार जो खेती की गई है उस एरिया को हम जोड़ देंगे पहले वाले के अंदर, उसको बोलेंगे सकल कृषि क्षेत्र। भारत में भू उपयोग प्रारूप,
भारत में भी ये किस प्रकार का सांचा है, किस प्रकार से हम वो उपयोग किया जाता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति भी किस प्रकार की आकृति है, वहाँ पे फ्लैट है या फिर पठारीय है, यहाँ की जलवायु तो किस प्रकार की जलवायु है, इस प्रकार मतलब कि मानसून है या फिर बारिश हो रही है तो कितनी बारिश होती है, तो वो सब। और मृदा के प्रकार और फिर भूमि किस प्रकार की है, काली मिट्टी है या फिर दूसरी मिट्टी है, मृदा के प्रकार। तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, और प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक है, तत्व है। तो ये सभी फिक्स करते हैं भी वहाँ की भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार और मानवीय कारक है, और क्या क्या जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और परंपराएं, ये सब फिक्स करते हैं वहाँ किस प्रकार भू उपयोग किया जाएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसका जो 93% है उसी का हमें पता है अभी तक भी हम वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। वहाँ पे वन है या फिर पहाड़ है या फिर पठारीय है या फिर खेती के लायक भूमि, उसका 93 का ही पता है हमें। 7% भूमि का अभी तक कुछ पता नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ये वो एरिया है जम्मू कश्मीर वाले, पाकिस्तान और चीन ऑक्यूपाइड वाले एरिया है, वहाँ पे क्या है, सर्वेक्षण भी नहीं हुआ वहाँ पे अब तक। भूमि उपयोग के दो चित्रों जो पहले हमने देखे थे, उससे पता लगाया था हमने 1960 का और 61 का, 2014-15 के बीच, उसको आप देख सकते हो। वो उन आंकड़ों का एक बार नज़रों में से निकाल लेना, क्योंकि वहाँ वनों के अंदर कितनी है, खेती के लिए कितनी है, पठारों के अंतर्गत कितनी है, पहाड़ों के अंतर्गत कितनी है। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और उसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन्हीं पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में या इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध बोएगा क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तभी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब ये जो टोटल एरिया है शुद्ध बोया गया क्षेत्र को मिलाकर ओनली 54% एरिया है जहाँ पे खेती हो सकती है। भाई जिसमें कौन कौन सी भूमि आ गई, जहाँ पे मतलब एक साल में 2-2 बार भी फसलें उगाई जाती हैं, वो भूमि भी आ गई उसके अंदर। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे क्या है, 10% से भी कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। अन्य राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारकों के कारणों का ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र की इतनी कम मात्रा क्यों है, उसके बारे में हमें पता करना है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। मतलब कि ये जो नीति है, राष्ट्रीय वन नीति है, ये बोलती है कि टोटल जो भूमि है उसका 33% भाग पर वनों का होना जरूरी है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है, लेकिन 33% नहीं है, वहाँ पे वन है जो बहुत कम एरिया में। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये 33% क्यों फिक्स किया गया है, ताकि जो अपना इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम बैलेंस रहे। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा क्षेत्र कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी मरुस्थल भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइनें, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने या लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। मतलब कि जो भूमि है उसका डिग्रेडेशन होता जा रहा है, उसका सही यूटिलाइज नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भू निम्नीकरण क्या है, वो जो सोयल डिग्रेडेशन है और उसके संरक्षण के उपाय, और उसका उसको कंजर्वेशन कैसे करेंगे। जो सोयल है, सोयल क्या है, अगर हम लगातार उसको
अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे तो उसकी ज़्यादा खेती करेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह डालेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे क्या होगा, जो ज़मीन है वो उसकी ऊपर की परत खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी। उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे खेती होना बंद हो जाएगा। तो उसको कंजर्व कैसे करेंगे? भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारी भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि के से प्राप्त करते हैं। वे अपनी जितनी भी जरूरतें हैं, बेसिक जो जरूरतें हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से, भोजन और मकान और कपड़े कहाँ से प्राप्त करते हैं? सबका सब भूमि से आता है ना। कुछ भी खाना है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो अपने भारतीय अर्थव्यवस्था है, किसके ऊपर चलती है? खेती के ऊपर चलती है। अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम हिस्सा किसके अंदर? खेती के अंदर तो है। तो मकान बनाना है, कपड़े बनाने हैं, सब कुछ कहाँ से आता है? खेती से 95% उसकी जो आवश्यकताएं वहां से पूरी होती है। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। इस समय क्या हो रहा है, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, मतलब कि डिग्रेड हो चुकी है। 13 करोड़ हेक्टेयर बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो निम्नीकृत हो सकती है, मतलब जिसका डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। इसके अंदर जो 13 करोड़ में से 28% किसके अंदर है? वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है, जल के द्वारा अपर्दन हुआ, वहाँ पे जल के द्वारा खराब हुई है, डिग्रेड हुई है। और शेष क्षेत्र लवणीय और अक्षारीय है, और कुछ क्षेत्र क्या है वहाँ पे लवण है और अक्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, वनोन्मूलन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन, वनों का ज्यादा कटाव, अति पशुचारण, ज्यादा पशुओं का चराना, खनन, बार बार जगह जगह पे खुदाई हो रही है, जगह जगह पे खुदाई हो रही है। खुदाई किसके लिए? कहीं ना कहीं कोई मेटल्स वगैरह निकालने के लिए, खनिज पदार्थ निकालने के लिए, या फिर कोई किसी रिसर्च के लिए। तो उससे भी क्या है, भूमि में के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। मतलब कि किस किस कारण जो निम्नीकरण हो रहा है, सोइल डिग्रेडेशन किसके कारण हो रहा है? डिफोरेस्टेशन के कारण, अति पशुचारण के कारण और खनन से। खनन के उपरांत खदान वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन, जो डिफोरेस्टेशन है, भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। मतलब कि वहाँ पे क्या करते हैं, खनन के लिए, खान खोदने के लिए हम क्या करते हैं, जो वन है पहले वनों को काटा जाता है, और वनों को काटने के बाद वहाँ पे क्या कर दी जाती है? खुदाई कर दी जाती है। फिर क्या किया जाता है, उन गड्ढों को ऐसा कैसा छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है, सोइल डिग्रेड हो जाती है, सोइल का निम्नीकरण हो जाता है, जो मृदा है उसका निम्नीकरण हो जाता है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो वहाँ पे ज्यादा पशु चराए जाते हैं। ये कौन से एरिया हैं? जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पंजाब का एरिया, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे ज्यादा खेती की जाती है और वहाँ पे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ज्यादा सिंचाई के कारण कैसे निम्नीकरण हो जाएगा जमीन का? क्योंकि जो उसके पोषक तत्व हैं एक जगह से बहा के दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे वहाँ की जो सोइल क्षमता है, जो उसकी उर्वरता है, वो खत्म हो जाएगी। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीयता बढ़ जाती है। जलाक्रांतता क्या होती है? मतलब कि जो जल के कारण है ना, तो ऊपर के जो पोषक तत्व है वो बह जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे बह जाएंगे, और जो उसकी सोखने की क्षमता है ना वो कम हो जाएगी, जमीन की पानी को सोखने की क्षमता है धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, मैं बता रहा था ना जलाक्रांतता। इससे क्या होगा, मतलब कि जो चूना उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उससे क्या है, जो उसके कण है, चूने के कण है, वो वायुमंडल में चले जाएंगे, और वायुमंडल में जाके धीरे धीरे जो धूल है वो कहाँ पे चली जाएगी? जमीन की परत के ऊपर जम जाएगी, और उसको क्या कर देगी? जल को सोखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देगी, रोक देगी, मतलब कि वो जल को नहीं सोख पाएगी। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट, जो फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज है, वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे अपने जो अपशिष्ट को
नदियों के अंदर बहा देते हैं, और नदियों के अंदर से उसी पानी से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और सिंचाई करेंगे तो जितना भी केमिकल्स और जो डस्ट है जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का था, वो उस पानी के द्वारा कहाँ पे आ जाता है, भूमि के, हम खेत में पानी दे देते हैं, और जिससे क्या होगा, जो उसकी ऊपर वाली परत है वो खराब हो जाती है, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन का एक मुख्य कारण माना जाता है। और इससे क्या है, जल प्रदूषण भी होता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। भाई जो सॉइल डिग्रेडेशन उसको फिर रोका कैसे जाए, ये सब ऊपर हमने कारण पढ़े भी। जो भूमि है उसका निम्नीकरण कैसे कैसे हुआ, फैक्ट्रीज से, और वनों के कटाव से, वनोन्मूलन बोलते हैं जिसको, और खनन से, उससे क्या हुआ, भूमि का निम्नीकरण हुआ। फिर इस निम्नीकरण को हम कैसे रोक सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगाएं और ज्यादा से ज्यादा वन लगाएं। चरागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए। पेड़ों की श्रृंखला मेखला, जो शेल्टर बेल्ट है, पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों की कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। मतलब कि वहां पे क्या किया जाए, जो रेतीले हैं, नहीं तो वो रेत उड़ के एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह उड़ता रहेगा। और पशु चारण नियंत्रण करना जरूरी है। पशु भी क्या करते हैं, वहां पे ज्यादा मात्रा में पशु चरेंगे तो जो ऊपर वाली जमीन है उसको, उसकी कटाई कर देते हैं, मतलब कि ऊपर वाली जमीन को काट देते हैं अपने पैरों से। और फिर क्या है, आंधी और आंधी के या फिर पानी के जरिए क्या होगा, वो ऊपर वाली लेयर है वो बह जाती है। और क्या करना पड़ेगा, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, खनन नियंत्रण करना पड़ेगा, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को। उसके बाद आता है अपना मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है, जो मृदा संसाधन, जो मृदा है वही तो एक मेन चीज है, जो जिसके अंदर क्या है, पौधों का विकास संभव है, जीवों का पोषण करती है। और मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने के लिए है ना लाखों साल बन जाते हैं। और उसके लिए कुछ कारक रहते हैं जो क्या करते हैं, उस मृदा को बनने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया हुआ है, ये देखो, मृदा मृदा परिच्छेदिका। इसके अंदर क्या होगा, सबसे जो ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं, जो अपनी मिट्टी है ना, मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली लेयर की जो संस्तर की मृदा होती है, ये तो उपजाऊ होती है, उपजाऊ पार्ट ही रहता है। तो उपमृदा बोलते हैं इसको। अपक्षाकृत चट्टाने, बालू, गाद व मृत्तिका, इससे बनती है। आधे स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टान। उसके बाद जो फोर्थ वन है, अपक्षय रहित आधारित चट्टान, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो मृदा बनने के लिए क्या क्या जरूरी रहते हैं, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और जल अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। तो मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो ये थी मृदा के बनने की प्रक्रिया और उसको इफेक्ट करने वाले कारक, मतलब कि इन सब कारकों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, जल अपघटन क्रियाएं आदि सब। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्न प्रकार हैं। जो मतलब कि उसकी बनने की प्रक्रिया है, उसका रंग बनेगा, गहराई कितनी जाएगी, गठन होगा, उसकी आयु कितनी होगी, रासायनिक और भौतिक गुण क्या होंगे, उसके आधार पर है ना भारत के अंदर कितने प्रकार की मृदाएं हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो अलग अलग एक क्षेत्र में, जो भारत के अंदर क्या है, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे जलोढ़ मृदा है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि उसकी उपजाऊ क्षमता भी अलग अलग रहेगी, और उसके जो गुण है, भौतिक और रासायनिक गुण है उस मृदा के, वो भी अलग अलग रहेंगे। जिस तरह हरियाणा पंजाब है, हरियाणा पंजाब की खेती अलग ही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है, उसके बदले अगर आप राजस्थान की देखोगे, राजस्थान में एकदम रेतीली जमीन है, तो वहाँ पे ज्यादा उपज नहीं होती। उसके प्रकार महाराष्ट्र की जमीन देखोगे, जो फल फ्रूट सब्जियां वगैरह के लिए बहुत सुटेबल है, तो बहुत अच्छी जमीन है। उसी प्रकार फिर आप तमिलनाडु वगैरह की देखोगे, तो अलग अलग मृदाओं का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है, तो विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो जलोढ़ मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है।
यह मृदा हिमालय को 3 महत्वपूर्ण नदी क्षेत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। तो जलीय जलोढ़ मृदा एक्चुअली में है क्या? जो ये नदियां हैं, नदियों के द्वारा जो महीन महीन जो बारीक बारीक चीजें बहा के लेके आई गई है और उससे जो क्षेत्र बना हुआ है उसी को जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, तो इस कौन कौन सी नदियों का महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर? सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र नदियों का। एक संकरा गलियारा है, कहाँ तक पहुंचता है ये? राजस्थान और गुजरात तक। पूर्वीय तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी, जो डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? जो दो नदियों के बीच की जो जगह रहती है ना, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो उसको जलोढ़ मृदा से बने। जलोढ़ मृदा का ये चित्र है। जलोढ़ मृदा में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रेत रहेगा, सिल्ट रहेगी और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढालबंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं, ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौक क्षेत्र और तरामोर में आमतौर पर पाई जाती हैं। बेसिकली क्या है, जो हम मतलब कि दूर से, नदी के दूर से और पास वाले क्षेत्र में जाएंगे तो जो उसके कण है ना, कणों का साइज बढ़ता हुआ मिलेगा। उसके कण मोटे मिलेंगे जो इसके नदी के पास मिलेंगे, और जो नदी से दूर है वहां पे जमीन क्या है, रेतली मिलेगी, उसके कण छोटे मिलेंगे। पर्वतों के कारण या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर भी उसको हम पहचान कर सकते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। पुराना जलोढ़ मतलब कि जो बांगर है, देसी भाषा में उसको बोलते हैं बांगर, और दूसरी होती है नया जलोढ़ जो खादर है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की ज्यादा मात्रा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। मतलब कि जो पुरानी जलोढ़ है, बांगर बोलते हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो कंकड़ है, कंकड़ ज्यादा मिलेंगे उसके अंदर। और जो बांगर है, बांगर के अंदर क्या होगा, उसके कण महीन महीन मिलेंगे, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल स्मॉल मिलेंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। ये उपजाऊ क्यों रहती हैं? क्योंकि जो इसके अंदर जो इसकी उर्वरक क्षमता है वो अधिक इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। जो कि क्या क्या खेती कर सकते हैं जलोढ़ मृदा के अंदर? गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहनों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक जो अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मतलब कि जो मोटी कृषि होती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं, कृषि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, कौन कौन सी कृषि है उसका एक अलग से टॉपिक है। मृदाएं अधिक अक्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार, सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद दूसरी प्रकार की जो काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदाएं भी कहला जाता है। उनको खादर और बांगर दो प्रकार की, इसको रेगर मृदाएं भी बोला जाता है। जो काली मृदा है इसको रेगर भी बोला जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसको बनने में जलवायु, वहाँ की जलवायु और जनक सेल, इन दोनों का योगदान है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं कहाँ कहाँ मिलती हैं? महाराष्ट्र में मिलती हैं, सौराष्ट्र में, मालवा में। वो मृदा कहाँ कहाँ मिलती थी अपनी? जो जलोढ़ मृदा है वो कहाँ मिलती है? हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है, वहां पे मिलती है। और ये जो काली मृदा है कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। तो काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृतकों, मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बहुत ज्यादा नमी को धारण कर सकती है, मतलब पानी को सोखने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा रहती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। पोटास और चूने और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व जलोढ़ मृदा के अंदर भी होते हैं और काली मृदा के अंदर भी होते हैं। ठीक है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इन्हें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है।
गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। मतलब कि इसके अंदर क्या है, जब ये गीली हो जाएंगी तो चिपचिपी हो जाएंगी, इसलिए वहां पे हल चलाना या फिर ट्रैक्टर चलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनकी जो बुआई है वो कब से स्टार्ट, बुआई और जुताई कब से स्टार्ट हो जाएगी, मानसून से। लाल और पीली मृदा, हमने दो प्रकार की पढ़ ली, जलोढ़ और काली। अभी हम पढ़ रहे हैं लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। कहने का अभिप्राय क्या है, जो लाल और पीली मृदा है ये कहाँ पे मिलती है, दक्कन पठार है जो के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मिलती है। ये क्या रहता है इसके अंदर, आग्नेय चट्टान है उनसे बनती है। जो लाल और पीली मृदा होती है आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। और क्या ये कहाँ का मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। तो इनका जो लाल रंग है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान होती है ना, उनके कारण होता है। लोहा धातु के प्रसार के कारण भी होता है। लेटराइट मृदा, हमने कौन कौन सी पढ़ ली, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा। अभी हम पढ़ रहे हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा जो शब्द है ना, ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन जो लीचिंग का परिणाम होता है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना होता है, लेस देन, कितना होता है इसका पीएच वैल्यू, लगभग 6 के करीब होता है। इसमें सामान्य पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। बेसिकली ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और इसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो लिख लेना, अपना नोट कर लेना। कहाँ कहाँ मिलती है, दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल जो इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इसे मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। उसके बाद आती है अपनी, ये देखो ये लेटराइट मृदा है, उसका पिक्चर दिखाया गया है। उसके बाद आती है अपनी मृष्ठलीय मृदा। मृष्ठलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। मृष्ठलीय मृदा कहाँ मिलती है, राजस्थान में मिलती है। मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों में से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम हो जाती है। मतलब कि क्या है, जो मृष्ठलीय मृदा है वहाँ पे शुष्क जलवायु के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण, उच्च तापमान के कारण क्या है, वहाँ पे जो उसका जो पानी है वो सूख जाता है। जल वाष्पन की दर अधिक है, वहाँ पे जल वाष्प बन जाता है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की कमी हो जाती है। मृदा की सतह के नीचे है ना जो कैल्शियम कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चल जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसी कारण मृदा में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इसी मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा धन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी डालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है।
हिमालय के आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का महत्वपूर्ण अपरदन होता है और ये अधिशिलक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती है। जो वन मृदा होती है जनरल तौर पे कहाँ पे मिलती है, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मिलती है और पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध रहते हैं। इन मृदाओं के गठन में ना पर्यावरणीय पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार रुख बदलता रहता है, मतलब कि बदलाव होता रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, दोमट और सिलदार होती है ये, और ऊपरी डालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती है, बेसिकली हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक मतलब एसिडिक होती है, इनका अम्लीय रहती है। मृदा अपरदन और संरक्षण, तो ये थी मृदाओं के प्रकार, मरुस्थलीय मृदा, और कौन कौन सी पढ़ी हमने, लेटराइट मृदा, काली मृदा, और लाल और पीली मृदा, और जलोढ़ मृदा। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और किस प्रकार इनका उत्पादन हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या आता है, सोइल डिग्रेडेशन। सोइल डिग्रेडेशन क्या होता है, जो मृदा के कटाव और उसे बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। जो मृदा क्या आता है, जो उसकी ऊपरी परत है ना, वो अनफर्टाइल हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। तो किसके कारण, कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया के कारण, इसी को बोला जाता है मृदा अपरदन, सोइल डिग्रेडेशन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे जो डिफोरेस्टेशन है, अति पशुचारण है, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्वों जैसे पवन, हिम, नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती है, जिन्हें अवनलिकाएं कहती हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि, बैडलैंड कहते हैं। उत्खात भूमि किसे कहते हैं, जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, किसके कारण, अपरदन के कारण। ठीक है, तो बहती हुई जल मृत्तिका युक्त मृदाओं की कटने और गहरी वहिकाएं बन जाती हैं, अवनलिकाएं बन जाती हैं, जिसके कारण जोतने योग्य नहीं रहती। इसी को बेडलैंड बोला जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी ही भूमि को खड़ कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन, सीड इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उखाड़ ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे डाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने में वाहिकाएं बन जाती हैं, जिससे अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने के डाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई, जो काउंटर प्लॉविंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान तथा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। वहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं ताकि जो उसका बहाव है उसको रोक सके और वहाँ पे खेती की जा सके, अच्छे से खेती की जा सके। बड़े खेतों में पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा खनिज बल को जो पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। ये कृषियों के प्रकार हैं जो हम पढ़ रहे हैं। खेतों को कतार में लगाकर रक्षक बनाए जाते हैं, जो शेल्टर बेल्ट बनाई जाती है, पवनों की गति को कम करता है। इन पट्टक जो शेल्टर बेल्ट होती है बेसिकली कहाँ पे मिलती है, जो पेड़ों को कतारों में लगा के, जो नहर के किनारे किनारे देखा होगा आपने, उसको भी शेल्टर बेल्ट बोला जाता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थानीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसके बाद आता है अपने भारत के पर्यावरण की दशा। भारत का पर्यावरण की क्या स्थिति है, इस जो लेसन हमने पढ़ा उसके अंदर से हम देखेंगे जो पर्यावरण अपना उसकी क्या दशा है। जो सुखो माजरी गांव और जबुआ जिले में यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, जो वन घनत्व है, जो वनों की संख्या है उसको बढ़ाया, जो 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था और 1992 में बढ़कर इतना हो गया। पर्यावरण के पुनर्जन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणामस्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखो माजरी में 1979 में 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए थी।
ठीक है, उस टाइम इतनी आमदनी थी उनकी, उन्होंने इतना अपने आप को डेवलप कर दिया था। क्योंकि पर्यावरण के पुनर्जन्म से क्या ना अनिल संसाधन उपलब्ध होंगे, कृषि अधिक होगी, पशुपालन अच्छा होगा, जिससे क्या है उनकी इनकम बढ़ेगी। उस टाइम पे इतनी इनकम थी उनकी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया कि वो प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि भाग का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। ये किसकी पहल है? मध्य प्रदेश सरकार। ये एक जो सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSC नई दिल्ली है, उसके द्वारा क्या है यहाँ पे जो दिखाया है गया है, ये जो ग्रुप है वो लगा हुआ है। और जो ठेकेदार नौकर निगम भारत सरकार परियोजनाएं, तो परियोजना पे परियोजना परियोजना पे परियोजना ला के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपने जो संसाधन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये था अपना लेसन। और इसको इसकी वीडियो आपके पार्ट में आएगी, इसके 2 पार्ट बना के हम वीडियो डालेंगे, जिससे क्या रहेगा आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और जो लेसन है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हमने एक एक लाइन को पढ़ के उसको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और कोई भी पॉइंट बीच में ना रह सके। आप इसके दोनों पार्ट को देखिए और दोनों पार्ट से देख के जो इसके